विद्यार्थियों, शुभ संध्या। हम लोग मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के संबंध में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले संरचनावाद के संबंध में चर्चा किया कि संरचनावाद बालक के विषय में क्या जानता है, सीखने के विषय में क्या अपना जो है सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो जिनके अनुसार जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचनाएं हैं जो अनेक मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी होती हैं। उसके बाद हमने प्रकारवाद पर चर्चा किया। प्रकारवाद ने संरचनावाद को खारिज किया कि नहीं, संरचनावाद नहीं बल्कि प्रकारवाद सही है। और उसके बाद में हमने व्यवहारवाद पर चर्चा किया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और जो कुछ भी हो व्यवहार में हो वही सही माना जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समग्रवाद, जिसको गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कोहलर, कोफका और वर्दायमर तीन मनोवैज्ञानिकों ने इस संबंध में अपना विचार प्रस्तुत किया था। तो इन मनोवैज्ञानिकों का जो मानना था, जो इनका विचार था, वे अपने विचार के अनुसार ये कहते हैं कि संरचनावादियों ने, प्रकारवादियों ने तथा व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान के अध्ययन का एक गलत रास्ता चुन लिया, एक गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया। समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अनुभव तथा व्यवहार को अलग अलग हिस्सों में करके उनका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। यानी अनुभव और व्यवहार दोनों को अलग नहीं बल्कि एक साथ करके अध्ययन करने पर ये बल देते हैं। इन्होंने बहुत स्पष्ट ये कहा है कि अवयवों की तुलना में संपूर्ण अनुभव जो होते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मैंने कहने का आशय यहाँ ये है कि अनुभव के आधार पर ही आप किसी को पूर्ण मान सकते हैं, किसी को पूर्ण रूप से देख सकते हैं। तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अवयवों की तुलना में संपूर्ण अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होता है। इन्होंने सीखने में अंतर्दृष्टि, इनसाइड थियरी यानी कि भूमिका पर अधिक जोर दिया। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी वस्तु या परिस्थिति को समग्र रूप में देखा जाता है, देखना चाहिए, न कि इसमें सम्मिलित तत्वों के समूह को यानी कलेक्शन के रूप में देखा जाए। जैसे आप एक फूल को देखते हैं तो फूल देख रहे हैं ना कि उसके एक एक पत्ती को एक एक दूर से दिखाई दे तो फूल दिखाई देते, मानो को आप देखते हो मानो दिखाई दे रहा है। अब जब आप नजदीक जाते हैं तो उसके हाथ, आँख, पैर, नाक देखते हैं, लेकिन पहले आप संपूर्ण देखते हैं और बाद में उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कहने यही कारण है कि उनके अनुसार किसी परिस्थिति अथवा समस्या के समाधान के समय अंतर्दृष्टि की प्रमुख भूमिका रहती है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार जो समस्या है, जो परिस्थिति है, तो उसको समग्र रूप से देखते समय उसके विभिन्न अंगों के बीच के अनोखे संबंधों एवं अनोखी अंतःक्रियाओं को पहचानना ही अंतर्दृष्टि है। कि जो उनके अंग हैं उनमें समन्वय कैसा है और उसको पहचानना ही अंतर्दृष्टि। कैसे, जैसे हमारी हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हाथ क्यों उठ रहा है, ये समन्वय स्थापित करता है, बता रहा है। तो इस तरह से यही अंतर्दृष्टि है। उनके अनुसार ये अंतर्दृष्टि ही समस्या का तत्काल समाधान प्रस्तुत करती है। अंतर्दृष्टि के अभाव में जीवधारी समस्या का समाधान करने में असफल रहता है। यानी अगर अंतर्दृष्टि से आप काम नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान आप नहीं कर पाएंगे। गेस्टाल्टवादी सीखने के उद्देश्य तथा अभिप्रेरणा पर विशेष जोर देते हैं। व्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्माण, अंतर्विषयी अधिगमन, शिक्षा के उद्देश्य तथा अभिप्रेरणा पर जोर देने की ही प्रवृत्ति गेस्टाल्टवाद की देन है। ये गेस्टाल्टवादियों का विचार है। अब एक विचारधारा और जो उभर कर आ रही है वो है मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं उसमें फ्रायड को माना जाता है। सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अचेतन मानसिक क्रियाओं को इनका जनक माना है। इन्होंने अचेतन मानसिक क्रियाओं पर जोर देते हुए कहा है कि द्वंद्वों तथा मानसिक व्यतिक्रम के अधिकांश मुख्य कारण अचेतन में छिपे रहते हैं। अचेतन के अध्ययन के लिए फ्रायड ने मनोविश्लेषण की एक नई प्रविधि का आविष्कार किया, जो मुख्यतः मुक्त साहचर्य वाले विचार प्रवाह को जो है प्रमाणित करती है, या विचार प्रवाह का तथा स्वप्न विश्लेषण पर आधारित है। काफ़ी लंबे समय तक
मनोविश्लेषणवाद का मनोचिकित्सा के क्षेत्र में बोलबाला रहा एवं इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन भी किए गए। कालांतर में फ्रायड या के जो सहयोगी रहे हैं एडलर, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जुंग आदि मनोविश्लेषणवादियों ने कुछ संशोधनों के साथ परंपरागत मनोविश्लेषणवाद को या परंपरागत मनोविश्लेषणवादी विचारधारा को या विचारों को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया, परंतु मनोरोगों की मनोचिकित्सा से अधिक संबंधित होने के कारण मनोविश्लेषणवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं दिया। अब अगर हम देखें तो मनोविज्ञान के जो उपरोक्त पांचों संप्रदाय हैं, 5 संप्रदाय की हमने चर्चा की, जैसे संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद और मनोविश्लेषणवाद, ये 5 संप्रदाय हैं। ये सीटेट के आधार पर पूछे जाते हैं प्रश्न में। तो उन पांचों में समुदायों के जो हैं विचार हैं तो मानव की हथेली की 5 अंगुलियों के समान है। 5 अंगुलियों के समान देखा जाता है, जो परस्पर भिन्न होते हुए भी समन्वय रूपी पूर्ण उद्देश्य या पूर्ण व उपयोगी हथेली की रचना करते हैं। 5 अंगुलियां मिलकर तब पूर्ण हथेली की रचना करते हैं। इसी तरह से इसको भी माना जाता है, यानी जो भी है वो बालक के अध्ययन के लिए, बालक के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो भी वाद है मनोविज्ञान के जो भी संप्रदाय हैं वो सब बालक के विचारधाराओं को जानने के लिए ही किया गया है। कैसे बालक का विकास होगा, कैसे बालक आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से मानव हथेली के 5 अंगुलियों के रूप में इनको देखा जाता है, जो परस्पर भिन्न होते हुए भी समन्वय रूपी पूर्ण व उपयोगी हथेली की रचना करते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये सभी संप्रदाय पुराने पड़ गए हैं, आज इनका उतना महत्व नहीं रह गया है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान के अध्ययन में मानवतावादी दृष्टिकोण या संज्ञानात्मक दृष्टिकोण और जो है इसमें जो है संज्ञानात्मक के साथ जो है मानवतावादी को जोड़ दिया गया है, इस पर अधिक बल दिया जा रहा है। माल्सो, रोजर्स, आलपोर्ट आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया है। मानवतावादी विचारधारा में मानव को मानव यंत्रवत नहीं माना जाता है कि मशीन के समान मानव काम करे, ऐसा नहीं हो सकता है, वरन उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने वाले तथा वातावरण के साथ अनुकूलन करने में समर्थ व प्रबुद्ध जीवधारी के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस विचारधारा के व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार करते हुए स्वतंत्र इच्छा, वैयक्तिक भिन्नता एवं व्यक्तिगत मूल्यों के अस्तित्व पर जोर दिया गया है। मनोविज्ञान का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण जो है वातावरण के साथ अनुकूलन में संज्ञानात्मक योग्यताओं तथा क्रियाओं के अध्ययन पर जोर देता है। इस तरह से अगर हम देखें तो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। तो ये बच्चों को देखना चाहिए, जानना चाहिए कि ये 5 संप्रदाय मनोविज्ञान के हैं। हम आगे इन 5 संप्रदायों के संबंध में और चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि संरचनावाद जो है वो मुख्य प्रकरण उसका संवेदना है, प्रकारवाद का मुख्य प्रकरण व्यवहार अधिगम है और व्यवहारवाद का मुख्य प्रकरण जो है व्यवहार या पशु व्यवहार है, और समग्रवाद का मुख्य प्रकरण प्रत्यक्षीकरण है या स्मरण या अंतर्दृष्टि है, और मनोविश्लेषणवाद का अचेतना अवस्था है। ये और विधियों में अगर देखें तो संरचनावाद में अंतर्दर्शन विधि है, प्रयोग विधि है, और प्रमुख इसके प्रवर्तक कौन है, उंट हैं, टिचनर हैं। और प्रकारवाद के अंतर्दर्शन विधि और निरीक्षण विधि है, और एजल और जॉन डीबी माने जाते हैं। इसके बाद अगर व्यवहारवाद देखें तो निरीक्षण और प्रयोग विधि है, इसके पावलाव और वाटसन माने जाते हैं प्रवर्तक। और समग्रवाद को अगर आप देखें तो अंतर्दर्शन और निरीक्षण प्रयोग है, निरीक्षण विधि और प्रयोग विधि है। कोहलर, कोपका और डायमर इसके और कुर्लेबिन इसके जो जनक के तौर पर या प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। और मनोविश्लेषणवाद को अगर आप देखें तो पुच्छा और निरीक्षण विधि इसमें काम करती है, और फ्रायड, एडलर और यूंग इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।